हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। फ्रेंड्स, आपने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर फॉर्म डाला है या फिर अगर पीजीटी और टीजीटी के लिए फॉर्म डाला है तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर आपने प्रिंसिपल के लिए या वाइस प्रिंसिपल के लिए डाला है तो एकेडमिक सेक्शन में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने पीजीटी और टीजीटी टीचर के लिए डाला है तो पेडागोगी या फिर सीडीपी पार्ट में ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज हमारा, तो इसलिए पूरे सेशन में बने रहिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 का जो एम है या गोल है वो क्या है। तो शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, यानी बच्चों को जो शिक्षा देनी है बिना बोझ के, ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे बुक्स दे देने चाहे वो पढ़ पाए या ना पढ़ पाए। ठीक है, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट रखता है, बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इसमें क्या क्या है। तो 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर के पुस्तक सभ्यता और प्रगति। ठीक है, क्या तो सभ्यता और प्रगति, तो किनका ये बुक था, तो रविंद्रनाथ टैगोर का को आधार मानकर किया गया था। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। तो एनसीएफ 2005 का जो निर्माण किया गया था किनके देखरेख में, तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि किनकी पुस्तक, तो रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, और कौन सी पुस्तक है, तो सभ्यता और प्रगति। ठीक है, इसी को आधार मानकर राष्ट्रीय पाठचर्या यानी कि एनसीएफ 2005 का जो आधारशिला है वो रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं या बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे का, जैसे कोई बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे खेलने में, तो कोई बच्चे सिंगिंग या डांसिंग में अच्छे होते हैं। तो बच्चों का हर तरफ यानी चहुमुखी विकास हो सके, इसी का ख्याल रखा जाना चाहिए जब बच्चे स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब वो शामिल होते हैं। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उस स्कूली शिक्षा के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, तो स्कूली शिक्षा को कहाँ से जोड़ना चाहिए, तो बाहरी जीवन से। बाहरी जीवन का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं या फिर बाहरी जीवन में जो चीज़ घटित होती है उसे स्कूल में शिक्षा उसके बारे में जरूर देनी चाहिए और वहाँ से बाहरी जीवन से उसे कोरिलेट करना चाहिए। तो ये हो गया एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, इसमें कहता है कि एनसीएफ 2005 बालक के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टर्म आया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये क्या होता है, तो ये होता है CCE। ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो बच्चे का कंटिन्यू इवेल्युएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, और किस हिसाब से होना चाहिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, व्यापक तौर पे होना चाहिए, यानी कि हर एक फील्ड में बच्चों का इवेल्युएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल पढ़ाई का ही करें, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, नहीं, हर एक एक्टिविटी को देखते हुए उसका इवेल्युएशन होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि का विकसित करना या फिर इसका विकास करना एक लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद रटने की प्रणाली खत्म की जाए। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को होमवर्क देते हैं या फिर कोई भी टॉपिक को रटने के लिए दे देते हैं, तो जो जो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे रटने रटने से दूर रखा जाना चाहिए, नहीं, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाना चाहिए ताकि छात्रों का क्या हो सके, तो चहुमुखी विकास हो सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। ठीक है, यानी कि शिक्षा जो ऐसा नहीं कि हम केवल पाठ्य पुस्तक में जितनी बातें बताई गई हैं उतनी ही पढ़ाएं। ठीक है, उसे बाहरी जीवन से जोड़ें और भी डिफरेंट वेरिएशन होना चाहिए जो भी आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप बाहरी जीवन से उसे कोरिलेट कीजिए, उसके बारे में और भी चीज़ें जो आप जानते हैं उसको भी बताइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल पाठ्य पुस्तक में जितनी बातें दी गई हैं उसी को केवल बताना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए।
ठीक है। तो देखे होंगे कि साइंस में या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका लेबोरेटरी होता है, लैब होता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को पहले थ्योरी क्लास होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, लेबोरेटरी होता है, या फिर जो भी चीज़ें आप पढ़ाते हैं उसका एक्टिविटी होना चाहिए। तो एक्टिविटी से जोड़ा जाए और इन्हें बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, इन्हें लचीला बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ बना दें किसी चीज़ को। उसके बाद है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक है, तो आप पाठ्यक्रम में वैसी चीज़ों को भी शामिल करें जो कि राष्ट्रीय महत्व को बढ़ाता हो। ठीक है, वो बच्चा जो है राष्ट्र के बारे में भी कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा सोचे। ठीक है, चलिए वहीं आगे है एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची में किया गया अनुवाद है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं सभी में इसका अनुवाद किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, आप कमेंट में करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि अगले सेशन में हम उसका आंसर आपको करेंगे तो आप मैच करेंगे। ठीक है, तो कितनी भाषाएं हैं ये आपका एक प्रश्न रहा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षा क्या हो, बाल केंद्रित हो, यानी कि बालक को ध्यान में रखते हुए बालक के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक केंद्रित रखें। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है कि शिक्षक ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो अब बाल केंद्रित में क्या हो कि बालक की हर एक एक्टिविटी का ध्यान रखा जाएगा, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, जो व्यक्तिगत विभिन्नता जिसे हम कहते हैं, उसका ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इसमें क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम शामिल किया गया है वह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सके। ठीक है, उसे डेली लाइफ में यूज़ में लाया जा सके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, करिकुलम या जो पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु तो अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनसीएफ 2005 है ये क्या है, तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए, यानी एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा अमेंडमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए अपनाया गया क्या है, एक सुधारात्मक कदम है। ठीक, चलिए वहीं आगे है एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया, तो एनसीईआरटी ने किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया है, तो एनसीईआरटी ने किया है। ठीक, चलिए आगे है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी, है ना, यानी कि बच्चे को जो भी आप शिक्षण देंगे या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मातृभाषा को जो है प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। इस बात को इसमें बहुत ही स्ट्रांगली मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन है, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। ठीक है, तो इसके निदेशक कौन है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। वहीं आगे जानते हैं शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। इस यहाँ पे से हो जाएगा। देखिए मैक्सिम्स जो होता है आपने पढ़ा होगा शिक्षण सूत्र के बारे में। यहाँ पे देखिए शिक्षण सूत्र क्या होना चाहिए, मैक्सिम्स क्या होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चे जो चीज़ पहले से जान रहे होते हैं और जो चीज़ नहीं जानते हैं उधर से, यानी कि जो जान रहे होते हैं, जो चीज़ नहीं जान रहे होते अननोन की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब आप क्लास में कक्षा लेने के लिए जाते हैं तो आप पहले चेक कीजिए कि उनका पूर्व ज्ञान क्या है, नहीं वो क्या चीज़ें जान रहे हैं पहले उस टॉपिक के बारे में जो भी आप पढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद आप उसको ज़्यादा डिटेल में जाएं जो चीज़ें वो नहीं जानते हैं। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नॉन टू अननोन। और मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त क्या होता है, जो चीज़ों को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो मूर्त चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई बच्चे के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मूर्त है। तो उसके बारे में पहले दिखा करके उसके बारे में बताएं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी है मॉडल्स वगैरह दें, या फिर उसके बारे में इमेजिनेशन करने के लिए आप बता सकते हैं। जैसे कि गोल्डन एप्पल के बारे में अगर आप बच्चों को बोलते हैं कि इमेजिन करो, तो वो तभी इमेजिन कर पाएगा जब बच्चों ने पहले सेब देखा होगा या फिर एप्पल देखा होगा। तो जो एप्पल आप लाते हैं शुरू में वो होता है मूर्त, उसके बारे में जब इमेजिनेशन करता है तो वो हो जाता है अमूर्त। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे शिक्षा देना चाहिए वहाँ पे आसपास कोई शोरगुल ना हो। बच्चे अगर डिप्रेशन में है तो उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि बच्चों में किसी प्रकार का डिप्रेशन ना आ सके। ठीक है, तो तनाव मुक्त शिक्षा हो सके, इसका पूरा जो है प्रायोरिटी दिया गया है इसको एनसीएफ 2005 में।
चलिए नेक्स्ट हमारा है अभिभावक कोई यह संदेश दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे अभिभावक को हो जाएगा। अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है, ठीक है। देखे होंगे कि बहुत सारे अभिभावक क्या करते हैं, बच्चे 3 साल के होते हैं या फिर 4 साल के हो जाते हैं तो वो क्लास 1 में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कम उम्र में आप अधिक से अधिक उसे ज्ञान देने का कोशिश करें, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बालक को क्रिएटिव बनाने का पूरा मौका दें। नहीं, बालक को क्या करेंगे तो सृजनशील बनाएंगे, बालक को एक्टिविटी करने दें ताकि वो चीज़ों को सीख सके। नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है, तो यानी कि जो भी संवैधानिक मूल्य हैं उसका मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, तो इन चीज़ों को बच्चों को आप बताएं ताकि वो अपने महत्व को समझ सकें। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑलरेडी हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, CCE के बारे में। चलिए नेक्स्ट है खेल को महत्व देना, यानी कि खेल को भी आप इम्पोर्टेंस देंगे ताकि उसका शरीर का जो बॉडी डेवलपमेंट जो है वो अच्छा हो सके, और स्वस्थ शरीर होगा तो उसका स्वस्थ दिमाग भी होगा और वो अच्छा ग्रोथ लाइफ में कर पाएगा और उसका विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। और जीवन से जुड़ना, देखिए जो भी शिक्षा दिया जाए वो डेली लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, और यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन से आप जोड़ें, ठीक है। चलिए मुक्त वातावरण करके शिक्षा पर जोर दिया जाए, ये वही बात हो गई कि अब यानी तनाव मुक्त वातावरण रखा जाए ताकि बच्चे किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में ना रहें और उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाए बच्चों को किस तरह से और आप कैसे हैंडल करेंगे, अब किस तरह से आप चीज़ों को सिखाएंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे जो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कितने दिन में, तो हर 6 मंथ्स में। चलिए नेक्स्ट हमारा है शिक्षा बच्चों के स्तरानुसार होनी चाहिए। देखिए क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ये आप सभी को पता है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी सभी बच्चों की सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो बच्चों के स्तर के अनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवानी जानी चाहिए और उसी के अनुसार जो करिकुलम होता है वो तैयार किया जाना चाहिए स्कूल में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया है, ठीक है, यानी बच्चों को शुरू में ही बताया गया था कि बच्चों को भार रहित अधिगम देना है, ठीक है, यानी मोटी मोटी किताबों से दूर रखा जाना है, तो इसे क्या माना गया है, तो बेकार माना गया है। नेक्स्ट है रोजगार परक शिक्षा देना, ठीक है, बच्चों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, तो रोजगार परक, ताकि वो जब स्कूल से निकले तो उसे उस ज्ञान से या फिर जो उसने सीखा है स्कूल में उसके आधार पे कुछ ना कुछ वो रोजगार कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पाठ सामग्री क्रियाएं जैसे संगीत, चित्रकला, नृत्य, NCC आदि, इन सब चीज़ों को भी पाठ सहगामी क्रियाएं जो इन चीज़ों को करवाना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्कूल रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे करवाया जाना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। चलिए नेक्स्ट है पुरस्कार या दंड वर्जित या फिर सीमित होना चाहिए, ठीक है। देखिए पुरस्कार या दंड दिया जा सकता है लेकिन बहुत ही लिमिटेड में, ठीक है, बहुत ही लिमिट होना चाहिए। तो जनरली पुरस्कार और दंड को वर्जित करना चाहिए, लेकिन अगर कभी इसको अगर दिया भी जाए तो बहुत ही लिमिट मात्रा में, ठीक है, ताकि बच्चे डरे नहीं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पढ़ाना है, ठीक है, यानी बच्चों को अपनी मातृभाषा में आप जानकारी दें, उसके साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इस वजह से मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी क्या करना चाहिए, तो पढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान का उपयोग, ठीक है, तो बच्चे का पूर्व ज्ञान का उपयोग, नहीं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये क्या टर्म हो जाता है, तो ज्ञात, यानी बच्चे जो ऑलरेडी जान रहे होते हैं तो पूर्व ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। आप जो भी टॉपिक पढ़ा है पहले जानिए कि उसके बारे में पूर्व ज्ञान बच्चों में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा का डर दूर करना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं परीक्षा से डर जाते हैं जिसके वजह से कि उनका जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो अच्छे से नहीं होता है, वो प्रभावित होता है और वो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाता है, तो इस चीज़ को दूर करना चाहिए, तो इसका भी बहुत ही खास ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों इस सेशन में हम पूरा NCF डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी रेस्ट पार्ट को इसको डिस्कस करेंगे जो कि आगे है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है NCF 2005 का, उसी तरह से बालक के प्रति क्या दृष्टिकोण है, शिक्षण गणित का उद्देश्य यहाँ पे क्या है,
तो ये अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं जो कि EMRS के बेस्ड है, इस सिलेबस के बेस पे जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनेट से खोज लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो फ्री में अवेलेबल है। लेकिन आप अगर हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, TGT का और PGT का, इन सभी का आपको हम लगभग 25 सेट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का 4 सेट्स अभी हमारे पास है। साथ ही साथ हम TGT और PGT का भी इसका दे देंगे जो कि इसके लिए कॉमन टर्म होगा। ठीक है, अगर आप ये खुद से लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पे करना है आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर, पहले आप हमें मैसेज करें। ठीक है, आप हमें मैसेज करें, नंबर है 8709481176। ठीक है, इस पे आप मैसेज करें और लिखें प्रीवियस ईयर पेपर और किस चीज़ का, तो आप लिख दें प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल या फिर TGT PGT, इवेंट जो भी आपको लेना चाहते हैं वो आप लिखें। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स इसमें भेज दिया जाएगा, उसमें पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको सारे नोट्स भेज दिए जाएंगे। तो अगर ये सेशन पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।